हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस की बुक। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर हम सीखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, साथ में एग्जाम पास आने पर आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे आसपास चाहे वो एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर हो या फिर एक सैंड का ग्रेन हो, वो सब कुछ किससे बना हुआ होता है? मैटर से बना हुआ होता है। ठीक है, मैटर होता क्या है? जो कि ऑक्युपाई करे स्पेस और उसका कुछ ना कुछ मास हो, या फिर दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मास क्या होता है? मास की एसआई यूनिट अगर मैं बताऊं आपको तो होती है किलोग्राम्स। किलोग्राम्स में जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हो तो वही आपका क्या हो जाता है? मास हो जाता है। उससे छोटी यूनिट है, आप ग्राम में मेजर करोगे, मिलीग्राम में मेजर करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या है? मास के बारे में बताती हैं। और आपका जो वॉल्यूम होता है, मतलब कि वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जो कि उसका वॉल्यूम है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अर्ली टाइम में ह्यूमन बीइंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर फॉर्म टू 5 बेसिक एलिमेंट। ये आप कई लोगों से कहते, आपने सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व से बना शरीरा। मतलब यहाँ पे कुछ 5 एलिमेंट्स हैं जिससे कि हर एक चीज बनी हुई है। वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 तत्व जो है, इन्हीं से हर चीज मिलकर के बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। चाहे कुछ भी हो, ये इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। अब ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बोला था? एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड arrived at the similar classification of matter। और ग्रीक्स जो थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन सिमिलर ही दिया था जो कि हमारे इंडियन फिलोसोफर ने दिया था। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? आगे इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मैटर बना कैसे है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर अगर मैं आपको बताऊं तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मतलब जो मैटर होगा हमेशा वो किससे बना हुआ होता है? हमेशा वो किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बना होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है? एक ऐसा वुडन बॉक्स है। ठीक, अब ये बॉक्स बना कैसे होगा? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ऐसे ये बना होगा। वो छोटे छोटे पार्टिकल इसको बनाते हैं, मतलब इनका कॉम्पोजिशन क्या है? इन छोटे पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, ये पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, जैसे किलोग्राम में आप क्या मेजर कर रहे थे? आप मास मेजर कर रहे थे। वॉल्यूम को आप क्यूबिक मीटर में कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जब आप निकालते हो, आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, L, B एंड H। और आप जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये मीटर 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 है तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, वो तो बेसिक्स था आपको कि मैंने नहीं बताया। चलिए, इन सब चीजों को सीखने के लिए सबसे अच्छा हमारा जो तरीका होता है वो हम एक्टिविटी से सीखते हैं। एक्टिविटी में बोल क्या रहा है? सबसे पहले उसने एक्टिविटी में बोला एक 100 ml का बीकर ले लो। हमने क्या ले लिया? एक 100 ml का बीकर ले लिया। ओके, इसका जो कैपेसिटी है दैट इज 100 ml। डिजोल्व सम सॉल्ट एंड शुगर, या तो सॉल्ट डाल दो या तो शुगर डाल दो। तो मैं सॉल्ट डाल देता हूँ। ठीक है, एक ग्लास रॉड की मदद से आप क्या करो? उसको डिजोल्व कर दो। अब कोई चेंज आपको वाटर लेवल में क्या दिखाई देता है? अगर पानी का लेवल ये था, तो अगर आपने इसमें सैंड या सॉल्ट कुछ भी सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाला, तो इसका क्या वाटर लेवल राइज हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर? और ये कहाँ गायब हो गया? या तो शुगर या तो सॉल्ट आपने डाला, वो कहाँ गायब हो गया? तो इसका सिंपल जो आंसर होगा वो यही होगा, यहाँ पर वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं होता है। तो वो जो आपने शुगर या सॉल्ट डाला, आखिर वो गया कहाँ? तो मैं आपसे बताऊं, जो वो मटेरियल है वो गायब नहीं हुआ है यहीं पर, बस क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉरी। अब ये पार्टिकल किसके हैं? ये क्या है? वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब हमने इसमें क्या डिसॉल्व कर दिया है? अब हमने इसमें क्या डिसॉल्व किया है? इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया शुगर। तो हमारा जो शुगर है वो क्या करता है?
क्योंकि इनके बीच में स्पेस पहले से था, बस वही स्पेस ये ऑक्युपाई कर ले रहा है। शुगर के जो पार्टिकल हैं वो जा करके वही स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसलिए हमको उस बीकर के वाटर लेवल में कुछ भी इंक्रीज दिखा नहीं, वो सेम उसी वाटर लेवल पे था। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या सीखने को मिला कि जो स्पेस होता है किसी भी मैटर के बीच में, अगर हम उसमें कुछ वाटर में हमने कुछ डिसॉल्व किया तो बस वो स्पेस ऑक्युपाई कर लिया जाता है और वाटर लेवल में कोई इंक्रीज नहीं दिखाई देता। और दूसरी बात आपको जो सिखानी थी, दूसरी बात क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ये पार्टिकल के जो मैटर है वो मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है, मैं आपको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ। 100 ml का बीकर था जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ ड्रॉप डाल दी, जैसे कि वो क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया और ये काफ़ी डार्क था। फिर हमने इसमें से एक स्पून निकाला 10 ml, दूसरे एक बीकर में डाला, फिर वो थोड़ा लाइट हुआ, उससे निकाला 10 ml और तीसरे बीकर में डाला, वो और लाइट हुआ, तीसरे से चौथे में डाला और लाइट हुआ। लेकिन एक्चुअली में हमें वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर ये इस तरह से वाटर देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। मतलब वो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हमने 10 ml ही वाटर इसमें से निकाला, लेकिन वो पार्टिकल उसमें भी मौजूद हैं और आगे कॉन्सिक्यूटिव बीकर्स में वो जाते हैं, इसीलिए वो कलर जस्ट लाइट होता चला जाता है, बट हमें क्रिस्टल क्लियर वाटर नहीं मिलता क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आगे की उसमें बीकर्स में ट्रांसफर होते हैं। मतलब जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब हम जितना सोच सकते हैं वो छोटे हैं, वो उससे कहीं ज्यादा छोटे हैं सचमुच में। ठीक है, अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सीखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। कैसे स्पेस होता है, देखो यहां पे मान लेते हैं हमारे बीच में, हमारे पास एक क्या है, ये पार्टिकल है कोई, सॉरी मैटर है कोई, और उसके बीच में हमने क्या किया है, देखा है कि पार्टिकल्स हमने इस तरह से अरेंज होते हुए देख लिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इक्वली अरेंज हैं, तो आप बोलोगे नो सर, यहाँ बीच में काफ़ी स्पेस हमें दिखाई दे रहा है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, जो कि सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। आप यहाँ पे उसको आसानी से देख सकते हो। आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल। ये कोई बहुत खास टफ बात नहीं है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब अगली बात हमें क्या बोल रहा है वो, कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव कर रहे हैं। ठीक है, पुट एन अनलिट इंसेंट स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अब आपको क्या बोल रहा है कि एक कोई बंद रूम हो, जैसे आपका कमरा, घर का कमरा होता है जहाँ पे, वहां पे आप कॉर्नर पे कहीं पर भी एक अगरबत्ती जला दो। आपको पूजा नहीं करनी है, आपको अगरबत्ती जला देनी है। ठीक है, और अनलिट बोला है मतलब इसको जलाना भी नहीं है, पहले ऐसे ही रखो और आप पूरे कमरे में स्मेल करो। क्या आपको इस इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती की महक आ रही है बिना जले हुए? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक, तो क्या होता है, जब आप उसको कॉर्नर पे जा करके जला देते हो और वो धुआं निकलने लगता है, तो धुआं आप अगर ध्यान से देखो तो हमेशा मूव करेगा, एक जगह ठहरा हुआ नहीं रहेगा। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। जैसे कोई परफ्यूम लगाता है और आप क्या करते हो, आपके बगल से गुजरता है तो आपको उसकी स्मेल आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। या आपके आसपास घर के अगल बगल कहीं पर भी कुछ टेस्टी सा फूड बना हुआ है, स्मेल आपकी नोज तक पहुंच ही जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्मेल, जो अरोमा है उस फूड का, वो एयर के साथ कंटिन्यूअसली मूव करते हुए आप तक पहुंचता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें यही बताने का ट्राई किया जा रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सीख लिया। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, और आप देखिए यहाँ पर ये कुछ लेडीज हैं जो कि क्या करें, ह्यूमन चेन बना के डांस कर रही हैं। इसी तरह से पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं इसी वजह से। ठीक है, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और उससे समझ लेंगे। टेक अ आयरन नेल, a piece of chalk, a rubber band, try breaking them by hammering, cutting or
स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। अगर मैं बोलूं आपको कि आप एक आयरन नेल ले लो, एक चॉक का टुकड़ा ले लो और एक रबर बैंड ले लो, अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है। किसमें, एक इनको छोटे छोटे पीस में तोड़ना है। तो या किसको आप हैमर का यूज करके तोड़ोगे, किसको कट करोगे और किसको क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हैमर का यूज करके हम चॉक को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आयरन नेल के लिए हमको कटिंग करना पड़ेगा और रबर बैंड के लिए हम स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब जो आयरन नेल है उसके पार्टिकल काफी ज्यादा फोर्स लगाकर, इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगा करके इनके एटम के बीच में ज़्यादा फोर्स होता है, इंट्रा जो एटॉमिक फोर्स होता है वो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए आयरन नेल को हमें ज़्यादा कोशिश करनी होगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी उसको ब्रेक करने के लिए, और उससे कम होगी चॉक में और सबसे कम होगी रबर बैंड में। ठीक है, तो ये हमारे फोर्स की बात हो गई। अब है अट्रैक्ट करते हैं कैसे, और आप पता करोगे। जैसे एक कंटेनर में आप वाटर ले लो और फिंगर से उस वाटर को कट करो या नाइफ से कट करो, फिर उसको हटाओगे, आप देखोगे वाटर फिर से ज्वाइन हो जाता है, मतलब वो कटते नहीं है। इसका मतलब ये क्या है कि जब हम उनको कट करें और जैसे हम हाथ हटा रहे हैं, अपना नाइफ हटा रहे हैं, वो फिर से क्या हो जाए, ज्वाइन हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो इसलिए वो कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया इन एक्टिविटीज से कि क्या होता है, मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मैटर का जो फोर्स है उनके बीच में काम करता है, पार्टिकल को बांध के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड मैटर टू अनदर। मतलब जो सॉलिड होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आइए स्टेट देखते हैं। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो स्टेट ऑफ मैटर, तो आपको स्टेट 3 बताया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इससे भी ज्यादा आपको 4 स्टेट या 5 स्टेट पढ़ने को मिल सकता है हायर क्लासेस में, जो कि आपका प्लाज्मा एक चौथा स्टेट माना गया है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। ये सब बहुत ही नॉर्मल सी चीजें, आपने बचपन से पढ़ा है इसको। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जो सॉलिड स्टेट होता है इनका क्या होता है, शेप डेफिनेट शेप, मतलब फिक्स शेप होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम, इनकी बाउंड्री फिक्स होती है, मतलब आप ईंट को कहीं भी रख दोगे वो अपने आप से डी शेप नहीं होगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब आप एक ईंट को कितना भी कंप्रेस करो वो अपने शेप को इजीली चेंज नहीं करता है। ठीक है, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, फोर्स से ये ब्रेक तो हो सकते हैं बट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, इसीलिए इनको रिजिड कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सॉलिड के कुछ कैरेक्टर्स। ओके, इसको मैं बहुत डिटेल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में काफी चीजें पता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लिक्विड पे। लिक्विड पे क्या है, तो यहाँ लिक्विड पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है कंपेयर टू सॉलिड के, और उनके पार्टिकल बीच में स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे हमने जो जो क्वालिटीज़ पढ़ी सॉलिड के लिए, डेफिनेट शेप, यहाँ पे क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता लिक्विड का, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती, हाँ लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है लिक्विड का, और इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, थोड़ा ही फोर्स लगा करके हम इनके पार्टिकल्स को दूर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, पहले मैं आपको कैरेक्टर्स और क्लियर कर देता हूं। यहां पे दिया गया है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, मतलब ये डिफ्यूज बहुत आसानी से होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली, क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं, बहुत फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में फोर्स कम होता है और स्पेस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। गैसियस स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम गैस का क्या ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे देखिए आपने 2 तरह की गैसेस सबसे पहले पढ़ा होगा, एलपीजी एंड सीएनजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस नेचुरल गैस। ये दोनों जो गैसेस हैं इनको हम लिक्विफाई कर लेते हैं। कैसे लिक्विफाई कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत सारी गैस को एक छोटे से कंटेनर में कंप्रेस करके लिक्विड बना सकते हैं। ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड द ट्रांसपोर्ट इजिली, मतलब जो गैसियस फ्यूल होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गैस को थोड़े ही सिलेंडर में कंप्रेस करके आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है।
ठीक। और पार्टिकल जो होते हैं गैस के वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, मतलब आपके आसपास अगर किचन में कहीं पे कोई टेस्टी सा खाना बन रहा है, ऐसा कोई मील है, तो आप तक स्मेल आसानी से पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि गैस जो उसका अरोमा होता है, गैस के पार्टिकल मूव करते रहते हैं फ्रीली और आप तक पहुंच जाता है। लेकिन इसका भी वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता डेफिनेट, और इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो डेफिनेट नहीं होती हैं, ठीक है। और ये इनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। क्या होता है? पार्टिकल के बीच में लार्ज स्पेस होता है। और इनकी प्रॉपर्टी है कि डिफ्यूज करती हैं बहुत फास्ट। जैसे हम एक बलून लें, बलून में एयर फिल कर दें और जैसे आप ऐसे छोड़ोगे वो सारी एयर बाहर आ जाएगी क्योंकि वो डिफ्यूज करती है, ठीक है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली, मतलब वो रैंडम मूव करते हैं, हाई स्पीड में मूव करते हैं। वी कैन नॉट डिसाइड द पाथ ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस। क्यों? क्योंकि वो रैंडम मूविंग करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। जैसे एक पार्टिकल है, ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी कर सकता है, फिर यहाँ पहुंचा तो ये इधर फिर से मूव कर सकता है। मतलब यहाँ पे रैंडम मोशन होता है, यहाँ पर कोई भी फिक्स मोशन नहीं है, ठीक है। पार्टिकल हिट ईच अदर एंड अल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर, ये एक दूसरे से भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में होते हैं उस वॉल से भी टकराते हैं। एंड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे आप बलून ले लो, बलून में आप एयर फिल करते जाओ, एक टाइम आता है बलून क्या हो जाता है? वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल में लगातार प्रेशर लगा रहे थे बलून की जो वॉल पर, और जब उसका स्ट्रेंथ वीक हो जाता है तो वो टूट जाता है, ठीक है। और ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, हमने देख ही लिया। तो पर यूनिट एरिया पे जो वो प्रेशर लगाते हैं कंटेनर का, वो प्रेशर जो है गैस में क्या होता है? बहुत हाई होता है। अब आइए हम उनके पार्टिकल को कंपेयर करके देख सकते हैं। सॉलिड के एक यहाँ पे सॉसर रखी हुई है और उसके हम पार्टिकल्स को देख रहे हैं, कितने रेगुलरली अरेंज है और उनके बीच का स्पेस जो है बहुत ही कम है। मीन्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और जो स्पेस है पार्टिकल के बीच में वो थोड़ा कम है। फिर आप लिक्विड को कंपेयर करो, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सॉलिड से कम हो जाता है, लेकिन स्पेस सॉलिड से ज्यादा हो जा रहा है। कंपेयर करो आप गैस को, बलून के अंदर एक गैस है, यहाँ पे देखो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जा रहा है। मतलब गैस हमारे आसपास मौजूद है लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत दूर हैं एंड वो कंटिन्यूअसली मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम जो कैन मैटर चेंजेस स्टेट, क्या जो है मैटर अपने स्टेट को बदल सकता है? ये भी बहुत आसान टॉपिक है। हाँ, बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? तो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, जब आप क्या करते हो, किसी भी या आइस को आप मेल्ट करो तो क्या हो जाता है? वो लिक्विड में चेंज हो जाता है ना। तो वही चीज है कि आइस को, मतलब सॉलिड को हम हीट दे करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो अगर सॉलिड स्टेट को हम क्या करें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें तो हमें क्या देना पड़ रहा है? हमें हीट देना पड़ रहा है। और अगर आप लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। मतलब आप पानी ले लो, आप उसको ठंडा करोगे तो सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। फिर आप लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करना चाहते हो, अगेन आपको हीट देनी ही पड़ेगी, तभी आप लिक्विड, मतलब वाटर को आप बॉईल करते जाते हो, गैस में चेंज हो जाता है। गैस को आपको फिर लिक्विड में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कूल करना होगा। जैसे कि आपके घर में कोई करी बनती है, आप उसको प्लेट से ढक देते हो किसी कंटेनर में रख करके, उसके बाद जब आप 2 घंटे बाद प्लेट उठाते हो तो आपको प्लेट के ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। वो वही ड्रॉपलेट्स हैं जो कि गर्म करी थी और इवेपोरेट होता हुआ वाटर जाकर के उस पे लग जाता है, आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। तो ये यहाँ पे आपको ये बताया गया कि कैसे आप इंटरचेंज कर सकते हो क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर। आइए अब मैं आपको कन्वर्जन एक सिखा दूं। देखिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए 2 स्केल आपको यहाँ पढ़नी है। एक है आपकी केल्विन स्केल और एक है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो 273 केल्विन होता है वो जस्ट इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, ठीक। अब आपको अगर 1 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया तो आप क्या करोगे? 273 प्लस 1 करके केल्विन भी फाइंड कर सकते हो जाएगा 274 केल्विन इक्वल 1 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट, मतलब अगर आपको सेल्सियस दिया गया है तो आप उसमें 273 प्लस करके क्या फाइंड कर सकते हो? केल्विन। और आपको केल्विन दिया गया है, उसमें से 273 माइनस करके आप क्या गेन कर सकते हो? आप अपना सेल्सियस स्केल पा सकते हो। जैसे मैं दे देता हूं आपको 300 केल्विन। अब हमको यहाँ पे क्या पता करना है कि कितने डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 300 माइनस 273, तो आप माइनस करो 7,
9 माइनस 7 2 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल सा सम था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल जाता है, अगर आप इसको हमेशा याद रखोगे तो आप ये सारे न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। ठीक है, आइए हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, सब्लिमेशन, जहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर का चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमने एक बर्नर ले रखा है, सब्लिमेशन कराना है हमको। यहाँ पे देखिए सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर मतलब क्या होता है, आपको पता है कैम्फर मीन्स होता है कपूर, और कपूर आप घर में देखते होंगे पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। तो कैम्फर का क्या करना है, हमारे पास एक बर्नर होगा, बर्नर के ऊपर एक ट्राइपॉड स्टैंड बर्नर और ट्राइपॉड स्टैंड सेट किया, उसके ऊपर एक चाइना डिश रखा और हमने इसमें क्या रख दिया, कैम्फर रख दिया। कैम्फर को हमने जैसे गर्म किया, जैसे हीट किया, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, इन्वर्टेड फनल लगा दी, मतलब उल्टी एक फनल लगा दिया है और यहाँ पर कॉटन से उसको ब्लॉक कर दिया है। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं विदाउट लिक्विड में चेंज हुए क्या करती है, ये कैम्फर गैस में चेंज हो जाता है और जा करके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, और सॉलिड कैम्फर। तो ऐसे मटेरियल जो सॉलिड होते हैं लेकिन बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस में, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। तो यहां पर हम वही कर रहे थे। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या यूज करोगे आप, हीट का तो आपने देख लिया। अब एक चीज, हाँ, डिपोजिशन भी देख लो, एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस। अगर हम गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर लगा करके इसको सॉलिड में चेंज कर दें, विदाउट लिक्विड में चेंज किए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। मतलब कोई गैस है डायरेक्ट किस में चेंज हो जा रही है, सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उसको हम बोलेंगे इस प्रोसेस को डिपोजिशन। प्रेशर का क्या यूज है, अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे एक पिस्टन दिया गया है और एक सिलेंडर है। सिलेंडर में गैस के कुछ पार्टिकल्स थे, हमने पिस्टन को दबाया, ये और क्लोज है, बहुत ज्यादा दबा दिया, बिल्कुल सेट हो गया किसकी तरह, सॉलिड की तरह, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रेशर का यूज करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिपोजिशन कर सकते हैं, और हम गैस को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड में। इन सारी चीज़ों की जो समरी आपको दी गई है वो यहाँ दी गई है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, वेपराइजेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कंडेंसेशन। मैंने यहाँ समझा दिया ये। गैस को सॉलिड में चेंज करना है तो डिपोजिशन, और सॉलिड को डायरेक्ट गैस में करना है तो सब्लिमेशन। फिर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करना होगा, फ्यूजन करना होगा, मतलब आप उसको हीट दोगे। और लिक्विड को अगर आपको सॉलिड में चेंज करना है तो सॉलिडिफिकेशन, आप उसको ठंडा करके क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर सकते हो। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन बच्चों काफी कॉमन है। आप इवेपोरेशन अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप घर में कूलर यूज करते हो गर्मियों में, तो उसमें जो आप पानी डालते हो, पानी कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है। या आपके घर के आसपास कहीं पे कोई छोटी झील या कोई तालाब हो, या आपके घर के आसपास कहीं पानी पड़ा हुआ होता है, गर्मियों में वो पानी कहाँ गायब हो जाता है। या फिर सरफेस वाटर जो इवेपोरेट, मतलब कि भाप बनता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, वो कहाँ चला जाता है। तो इवेपोरेशन वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सारा जो मैंने अब तक आपको एग्जांपल दिए, ये सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन का एग्जांपल है। बट बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों सेम चीज़ें हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इवेपोरेशन और बॉइलिंग पढ़ना चाहते हो तो पहले आप यहाँ पे समझो। जैसे हमने क्या ले लिया, हमने एक कोई चाइना डिश ले ली, ठीक, इसमें हमने ढेर सारा पानी भर दिया, और सन जो है यहाँ पे है, और सनलाइट से क्या करते हैं, हम इसको हीट करना शुरू करते हैं। जैसे हम हीट करना शुरू, मतलब इसको हम ले गए अपनी छत पे रख देते हैं, हम धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से ऊपर सरफेस का पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी चाइना डिश को अपने घर में ले आए और यहाँ पर एक बर्नर जला दें, और बर्नर से हम इसको क्या करने लगे, हीट करने लगे, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो नीचे से गर्म होना शुरू होगा, और नीचे से गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर जब जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी ऊपर से नीचे आएगा, और अचानक हमारे पूरे कंटेनर का जो वाटर है वो बॉईल होने लगेगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वेपर यहाँ भी बन रहा है, वेपर यहाँ भी बन रहा है। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वो ये है कि जो इवेपोरेशन होता है वहां पर क्या होगा, सरफेस, अपर सरफेस पे सबसे पहले वेपर बनना शुरू होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है उन पार्टिकल्स को मिलती है हीट एनर्जी से, और वो क्या करते हैं, मूव करके ऊपर की तरफ जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो बॉटम में वाटर होता है उस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर ये गर्म हो जाता तो एक्वेटिक लाइफ तो सरवाइव कर ही ना पाती। मतलब सिर्फ सरफेस पे पानी गर्म हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ और गायब हो गया, धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और एक टाइम ऐसा आएगा पूरा पानी गायब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बॉइलिंग के केस में समझाऊं तो जो बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग में जो वाटर है वो नीचे से गर्म होना शुरू हो रहा है और वो गर्म पानी ऊपर की तरफ गया, ठंडा पानी नीचे, और ऐसे करते करते पूरे कंटेनर में पानी गर्म हो गया। मतलब यहाँ पे कोई पानी ऐसा नहीं बचा जो कि ठंडा हो। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस समझना है, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। बॉइलिंग में पूरा कंटेनर गर्म हो जाता है, जबकि इवेपोरेशन में क्या होता है, सिर्फ सरफेस गर्म होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं इवेपोरेशन की। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं तो यहाँ पे दिया गया है, द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो इवेपोरेशन है, और ऑन द बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो हमारा बॉइलिंग है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड बॉइल करे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट करे। ये सब मेल्टिंग पॉइंट है। आइए हम इसको छोड़ते हैं, पहले हम कुछ फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई फैक्टर्स जो है अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। तो यहाँ पर कुछ आपके 4 फैक्टर हैं जो आपको पढ़ना है, और वो पहला फैक्टर हमारे सामने आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। देखो, सरफेस एरिया 2 तरह से इफेक्ट करेगा। पहला, जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो, जैसे आपको बहुत जल्दी हो रही स्कूल जाने के लिए और आपकी मदर ने आपको एक कप दिया और उसमें चाय पीने को बोला, ठीक, और आपको साथ में एक सॉसर मतलब एक प्लेट भी दिया है। तो आपको जब जल्दी होती है तो आप क्या करते हो, कप की चाय को इस प्लेट में डालते हो और उसके बाद सिप करते हो। वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्लेट थी उसकी सरफेस एरिया, आपका क्या सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इवेपोरेशन फास्ट होता है, हीट बाहर चली जाती है और चाय हो जाती है ठंडी और आप पी लेते हो। लेकिन कप के केस में क्या था, यहाँ सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया बहुत ही कम था, यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया था, और यहाँ पे इवेपोरेशन भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसीलिए चाय जल्दी ठंडी नहीं हो रही थी। जबकि प्लेट में आप जब रख देते हो उसी चाय को तो वो चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, इस फैक्टर को हम अगर समझें तो सरफेस एरिया ज्यादा करने पर इवेपोरेशन फास्ट होता है और सरफेस एरिया को कम कर देने पर इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। आइए दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर आप स्लो करते हो, कम करते हो तो इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। कैसे, ठंडी के टाइम पर अगर आप सर्दियों में कपड़े धुल के डाल दो तो टेम्परेचर कम होता है, कपड़े देर से सूखते हैं, और गर्मियों में आप कपड़े धुल के डालते हो और वो सूख जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आ जाते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर में भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा। यहाँ पे फैक्टर नंबर 3 ह्यूमिडिटी था। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अगर एयर में अमाउंट वाटर वेपर का पहले से ही मौजूद है तो इवेपोरेशन के बाद जो वाटर वेपर बनेगा वो कहाँ एडजस्ट होगा। इसका मतलब है जब भी ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा होती है कभी भी इवेपोरेशन इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट लिख के बता देता हूँ, अगर ह्यूमिडिटी, आपकी ह्यूमिडिटी क्या है, वो ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कम है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। इसको मैं आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। जब आप गर्मियों में जून के टाइम पर आप वहाँ पे आप कपड़े पहनते हो कॉटन के, ठीक, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, पसीना होता है और कपड़ों से सूख जाता है। लेकिन जब आप बरसात के मौसम में वही कपड़े पहन के रखते हो और वहाँ पे आपको पसीना होता है तो वहाँ पे इवेपोरेशन स्लो हो जाता है और आपका पसीना नहीं सूखता है, स्वेटिंग होती ही रहती है लेकिन वो ड्राइनेस आपको फील नहीं होती। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है। फैक्टर नंबर 4 आ जाते हैं, द इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ाने पर, विंड स्पीड अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। With the increase in wind speed, the particle water vapor move away with the wind। मतलब जो वहाँ पे इवेपोरेट पार्टिकल है वो हवा के साथ दूर चले जाएंगे तो वहाँ पे स्पेस बन जाएगा दूसरे पार्टिकल्स को आने के लिए, और इसीलिए वो क्या आता है, स्पीड जैसे विंड स्पीड बढ़ाते हो तुरंत ही आपका इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने 4 फैक्टर डिस्कस किया, जिसमें से केवल ह्यूमिडिटी ऐसा है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। बाकी सारे 3 फैक्टर जो है, आपका विंड स्पीड, आपका टेम्परेचर और आपका सरफेस एरिया बढ़ाने पर ही इवेपोरेशन बढ़ जाता है और घटाने पर इवेपोरेशन कम हो जाता है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? अब कूलर का एग्जाम्पल तो मैंने दिया था, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि कूलिंग होती कैसे है। तो देखिए, ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body keep us cool. We know that during evaporation the particle at the surface of, यहाँ से देखिए, the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and changing into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन के टाइम पर जो पार्टिकल्स बनते हैं वो आसपास की जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से वो इवेपोरेट हो रहे हैं, वो आसपास की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे वो ऊपर चले जाते हैं उस गर्मी को लेकर के, और नीचे क्या होती है, ठंडी हवा आकर के उसका स्पेस ले लेती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि कूलिंग हो रही है। तो जो कूलर में यही प्रोसेस होता है कि आपके आसपास की जो हीट थी उसको लेकर के वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, और उसका स्पेस ले, जो ठंडी हवा आती है वो पानी से टकराकर हम तक आती है, तो वो ठंडा फील कराती है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको और पढ़नी है जो मैं आपको समरी से बताऊंगा, यहाँ पे आपको दी गई होंगी वो चीजें, वो ये है द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ऐसी हीट एनर्जी है जो रिक्वायर होती है टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 kg लिक्विड है तो यहाँ पे 1 kg क्या है, सॉलिड है। यहाँ पे लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और बॉइलिंग पॉइंट पे, यहाँ पर ये सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो आई थिंक आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो खत्म होता है यहीं पर। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। Thanks for watching.